देखो, आज पॉलिटी में हम पढ़ेंगे भाग 5। भाग 5 जो है, भाग 4 तक तो हमने आपको पढ़ा दिया है, 4 का कारक पढ़ा दिया है। पहला आपको देखो याद करोगे कहाँ से कहाँ तक पढ़े हैं। तो पहला भाग जो हम पढ़े थे, ठीक है, सबको पता है कहाँ से पढ़े थे, 1 से लेकर के कहाँ तक था, 4 तक। भाग 2 जो था वो कहाँ से था, 5 से 11 तक था, नागरिकता का वर्णन इसमें था। भाग 3 हम पढ़ चुके हैं, इसमें मूल अधिकार का वर्णन था, 12 से लेकर के 35 तक हम पढ़ चुके हैं। भाग 4 जो था ये कहाँ से था, DPSP यानी 36 से 51 तक था, ठीक है। उसके अलावा भाग 4 का जो था, 4 का था वो कहाँ था, 51 का। तो अब यानी भाग 5 जो होगा वो कहाँ से होगा, 52 से होगा। भाग 5 कहाँ से होगा, 52 से। तो 52 से लेकर के 151 तक, ठीक है, हमारा अनुच्छेद मतलब दिया गया है, 52 से 151 तक भाग 5 है। और भाग 5 जो है पॉलिटी में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर भाग 5 आप पूरा कायदे से पढ़ लोगे, और बहुत बड़ा विस्तृत भी है, तो आगे की पॉलिटी जितनी है वो आसान हो जाएगी। तो इसको बड़ा गौर से समझना है, क्योंकि इसके बाद जो और पढ़ोगे उपराष्ट्रपति वगैरह के बारे में, वो सब इसी पर आधारित है। तो अगर ये भाग 5 सही से पढ़ लिया तो जो है इसके बाद वाले भाग जो है वो बड़ी आसानी समझ में आ जाएंगे, ठीक। तो भाग 5 में संघ का वर्णन है, संघ केंद्र के बारे में। सबसे पहले इसमें राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो देखते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे हमने अनुच्छेद लिख दिए हैं, ठीक है, कुछ अनुच्छेद लिखे हैं, लेकिन टोटल अभी नहीं लिखे हैं। यहाँ 4 अनुच्छेद भी पढ़ेंगे। तो इधर विषय और उसकी विशेषताएँ, तो इधर देख लेते हैं अनुच्छेद भाग जो अनुच्छेद 52 इसमें क्या है, पद। तो यानी ये बताया गया है भाग 52 में कि हमारे भारतीय देश संविधान में एक राष्ट्रपति के पद का वर्णन है, और राष्ट्रपति जो होगा वो हमारे भारत का संवैधानिक प्रमुख होगा। संवैधानिक प्रमुख है, और वो वास्तव में औपचारिक प्रमुख है। औपचारिक प्रमुख का मतलब ऐसा है कि उसकी वैल्यू केवल और केवल जैसे मेन जो है वो सिग्नेचर करने के काम में आएंगे, ठीक है। जो लेकिन वास्तविक प्रमुख जो है वो कौन है, वो PM साहब हैं, प्रधानमंत्री। ये औपचारिक प्रमुख है। तो जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे संविधान में लिखा है, ये इनका पद कैसा है, औपचारिक प्रमुख है, सबसे बड़े हैं। और पूछ लेता है कि भारत के जो प्रथम नागरिक है उसे वो कौन है, तो राष्ट्रपति को भारत का ही प्रथम नागरिक कहते हैं। समझ पा रहे कि नहीं। इनकी देखो ज़्यादा वैल्यू नहीं है। वैल्यू का मतलब देखो, राष्ट्रपति को कुछ वैल्यू नहीं, सारा काम कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति क्या करते हैं, केवल उसमें हामी भर देते हैं। अब उनको हामी भरनी ही पड़ेगी। हामी भरने का मतलब सिग्नेचर कर देंगे, कोई भी प्रस्ताव आएगा सिग्नेचर कर देंगे वो, बस। और कोनो काम नहीं है, ठीक है, समझ पा रहे कि नहीं, क्लियर। इनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, ये आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति के जो ये पद है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जिस तरीके से ब्रिटेन में महारानी होती हैं, ठीक है, वो उनका भी काम ऐसा है कि काम कौन करेगा, प्रधानमंत्री, लेकिन ये क्या करते हैं, उनका काम बस सिग्नेचर करना होता है, ठीक है। उसी तरीके से भारत में राष्ट्रपति का पद बनाया गया। तो आपसे पूछेगा कि भारत का जो राष्ट्रपति का पद है वो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति के समान है, तो बिल्कुल नहीं। अमेरिका का राष्ट्रपति सब कुछ करता है, ठीक है, सारी चीज़ें वहाँ पे देख रेख करता है। लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति है वो सब कार्रवाई जो है वो नहीं करता है। वो सिर्फ क्या है, लास्ट में अनुमति देता है। अनुमति उसको देना भी पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। तो पद का वर्णन 52 में क्या है, राष्ट्रपति के पद का वर्णन। और ब्रिटेन की महारानी से यानी ब्रिटेन से ये पद प्रेरित है, समझ पाए, क्लियर। इसके बाद देखो 53 में क्या है, अब राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ। राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ, तो कार्य हम पढ़ लेंगे, शक्तियाँ जो हैं ये सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि शक्तियाँ इनकी क्या क्या हैं वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कार्य क्या है, तो इसमें देखो राष्ट्रपति का कार्य ये औपचारिक प्रधान है, ठीक। तो राष्ट्रपति के जो कार्य और शक्तियाँ ये हम बाद में पढ़ेंगे। ये वाला पूरा टॉपिक पूरा है बाद में पढ़ेंगे। बस आप इतना पढ़ लो कि अभी 53 में क्या है, कार्य और शक्तियाँ, और राष्ट्रपति जो है औपचारिक प्रधान है, और इनकी कार्य और शक्तियाँ को बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे, ठीक, समझ पाए, उसको छोड़ देते। 54 में क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब ये समझते हैं कि राष्ट्रपति जो है इनका निर्वाचन कैसे होगा, क्लियर। निर्वाचन का मतलब इनका चुनाव कैसे होगा, कैसे चुन करके आते हैं। तो हमारे देश में जैसे मुख्यमंत्री का चुनाव हो गया, ठीक है, इसके अलावा किसी जो आपके यहाँ प्रधानी का चुनाव होता है, तो ये सब चुनाव कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। प्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या है, आप जा करके सीधे वोट दे देते हो कि भैया जाओ, इनको कमल में इनका चुनाव चिन्ह है, ये है इनका, ये है इनका कुल्हाड़ी है, इनका कमल है, इनका हाथी है। तो जो तुम्हें सही लगे उसमें जा करके अपना वोट डाल दो जा करके, और बटन दबा दो जा करके, बस वो जो जिनका वोट ज़्यादा हो जाएगा वो जीत जाएंगे। प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है। लेकिन इनका क्या है कि इनका निर्वाचन जो होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब कि डायरेक्ट जनता इनको नहीं चुनती है। आप लोगों से कहीं मतलब आप लोगों से या किसी नागरिक से अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता तो कहता है कि राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है, वोट दीजिए आकर के, नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग भाग नहीं ले सकते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग फिर कौन ले सकता है, कौन भाई जो उनको चुनेगा, ठीक है। तो ये समझते हैं। तो राष्ट्रपति को चुनाव जो है हम लोगों के द्वारा चुने हुए सांसद तथा विधायक चुनते हैं, यानी जिनको हमने चुना अब वो जाकर के हमारे लिए राष्ट्रपति चुनेंगे, समझ पाए,
क्लियर। तो कौन कौन चुनते हैं पहले समझते हैं। देखो, तो राष्ट्रपति का चुनाव करवाता कौन है, तो निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जनरली सभी का चुनाव कराते हैं, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति का भी चुनाव ये भी कराता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत कौन सा मंडल जो है वो चुनाव में भाग लेता है, तो उस पूरे मंडल का नाम है निर्वाचक मंडल, ठीक है। और निर्वाचक मंडल जो है यही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। अब निर्वाचक मंडल में आ कौन कौन सकते हैं जो राष्ट्रपति को चुनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमने कल आपको बताया था कार्यपालिका, ठीक है, न्यायपालिका, विधायिका के बारे में बताया था। ऐसे हमने आपको बताया था कि संसद, ये हमारा संसद है, ठीक है। संसद भवन में अगर देखा जाए तो दो हमने आपको बताए थे, दो इसके भाग होते हैं सदन, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, ठीक। अब देखो, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सांसद। और सांसदों को चुनाव करके कौन भेजता है, हम लोग, ठीक है। वो वोट मांगने आते हैं तो कहते हैं भैया हम सांसद में खड़े हैं, और जाके कोनो बीजेपी से खड़ा होगा, कोनो कोई इतनी पार्टियां, कांग्रेस कोई किसी से, उनको हम सांसदों को कहाँ से भेजते हैं, यहाँ से। यानी जनता सांसदों को चुनती है। यहाँ पे लोकसभा में जनता सांसदों को चुनती है, जबकि राज्यसभा के जो व्यक्ति होते हैं वो भी जो है इसी संसद के ही सांसद वो भी कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन उनको कौन चुनता है, तो उनको जो है राष्ट्रपति साहब जो हैं, जो पहले के राष्ट्रपति हैं मान लो, तो राष्ट्रपति साहब कुछ व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। मनोनीत का मतलब अपनी मन से बुला लिए कि आ जाओ, हम तुम्हें अपने संसद भवन में बुलाते हैं, तुम बढ़िया काम कर रहे हो। किनको ऐसा नहीं कि ऐसे बुला लें, मान लो कोनो क्रिकेट के खेल के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, सचिन तेंदुलकर काम कर रहे थे एक समय, तो उनको बुला लिए थे कि आइए आप राज्यसभा के सदस्य बन जाइए, तो राष्ट्रपति उनको बुला लिए हैं। ऐसे मान लो कोनो संगीत के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रहा हो, जैसे लता मंगेशकर बहुत बढ़िया गायक होती, तो उनको बुलाएं कि आप संगीत के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आ जाओ हम तुमको निर्वाचित कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति ऐसे लगभग 12 व्यक्तियों को, कितने व्यक्तियों को, 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति अपनी मर्जी से निर्वाचित करते हैं। किसमें, राज्यसभा में। राज्यसभा में राष्ट्रपति निर्वाचित कर लेते हैं, आ जाओ। किनको जो बढ़िया लोग हैं, बढ़िया लोग मतलब हर क्षेत्र में अलग अलग बढ़िया विशेष काम कर रहे होते हैं, उनको राष्ट्रपति बना लेते हैं। जबकि 2 लोग जो है वे लोकसभा में राष्ट्रपति निर्वाचित करते हैं, ठीक है। जबकि लोकसभा में टोटल जो सदस्य होते हैं लगभग 543 होते हैं। कितने होते हैं, 543, ठीक है। तो 543 में 2 जो सदस्य हैं, देखो 2 सदस्य हैं टोटल, अगर गिना दिया इनको 2 को जोड़ दो 545 हो जाएंगे। लेकिन जो 2 सदस्य हैं इनको भी राष्ट्रपति निर्वाचित करते हैं अपनी मर्जी से कि आ जाओ है हम। लेकिन ये कौन होते हैं, ये होते हैं आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन का होते हैं वैसे अंग्रेज जो अब भारतीय हैं। कहने का मतलब एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, जैसे मान लो हमारे देश में बहुत समय तक ब्रिटिशों का शासन रहा था, ब्रिटेन के लोग जो हैं, अंग्रेजवा जो हैं यहाँ राज्य करते रहे थे। तो क्या करते थे उस समय, क्या होता था कि देखो बहुत सारे अंग्रेज थे, तो मान लो कोनो लड़की से वो शादी कर ले भारतीय लड़की से, अब मान लो मान भी जाते थे जनरली, क्या मान जाते हैं। अभी भी देखो, चाहे जितना बढ़िया आदमी हो, चाहे जितना बेकार आदमी हो, अब बढ़िया वो नौकरी है, उसके पास पैसा है, तो बढ़िया से बढ़िया लड़की उसके संग में शादी करवा देंगे, माँ बाप मान जाएंगे, कोनो दिक्कत नहीं, लड़की इसकी शादी हो जाएगी। तो वैसे उस समय क्या था, अंग्रेजों की प्रधानता थी, अंग्रेज पैसा वाले थे हैं। अब मान लो कोनो अंग्रेज है और उसको कोई लड़की पसंद आ गई यहाँ भारत की, तो उसने कह दिया कि भैया हम आपकी बेटिया शादी करना चाहते हैं। तो वो कहा अच्छा साहब तुम हो, हाँ बिल्कुल ले जाओ बेटिया का, है उनको शादी कर देंगे उनके संगे। तो अब मान लो ऐसे अंग्रेज जब उनकी शादी होगी तो उनकी संतान जो होगी उस संतान को कहेंगे आंग्ल भारतीय हैं। अब मान लो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सब अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया गया था। अब भगा देने के बाद जो शादी करके बहुत सारी यहाँ से लड़कियों से कर लिया, तो उनके बच्चे हुए, तो वो तो सब भाग गए अंग्रेजवा। लेकिन उनके जो बच्चे रहेंगे उनको कहा, तो वो बच्चे क्या कहेंगे, आंग्ल भारतीय। क्या कराएंगे वो, आंग्ल भारतीय। तो 2 सीटें जो फिक्स हैं लोकसभा में, वो किन के लिए फिक्स हैं, आंग्ल भारतीयों के लिए। तो टोटल मनोनीत कितने कर सकता है, 14 लोग। 14 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, अपनी मर्जी से बुला लेगा, ठीक। अब देखो, तो यहाँ पे समझ पाए कि नहीं, हाँ। तो निर्वाचित यानी टोटल आप सदस्य में जानेंगे, जबकि राज्यसभा में टोटल जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं, 233 लगभग, ठीक है। अब वैसे इनको जोड़ दोगे, 12 और जोड़ दो इसमें, ठीक है, लगभग 250 के करीब बन जाता है, एक और जोड़ करके, है ना। तो 233 यहाँ जोड़ लेंगे, ठीक है। ये निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक। निर्वाचन करने के बाद में पढ़ाएंगे इनको लोकसभा और राज्यसभा, तब बताएंगे आपको। तो यहाँ पर आप सबको समझ में आया कि नहीं कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेगा, तो लोकसभा में देखो कौन कौन लेंगे, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के कौन वाले सदस्य जो निर्वाचित हैं, जो चुन करके आए हैं, ये वाले लोकसभा में टोटल सदस्य हैं कितने, देखो कितने हैं, 2 जोड़ दो 545 हैं। लेकिन ये 2 जो है इनको निर्वाचन में भाग नहीं दिया जाता राष्ट्रपति के चुनाव में। जबकि राज्यसभा में अगर देखा जोड़ा जाए तो 12 ये हो गए हैं, 233 लगभग ये मान लेते हैं, 250 तक होते हैं लगभग हैं। तो यहाँ पे इन लोगों को निर्वाचन में भाग दिया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में। ये वोट दे सकते हैं ये लोग, और ये लोग वोट नहीं दे सकते। कौन वाले, जो मनोनीत किए गए हैं। अब मनोनीत वाले सोचो इनका कहने अधिकार है,
भाई यहू तो लोग हैं, इनको अधिकार का है नहीं। तो मान लो कोई राष्ट्रपति कोविंद जी हैं, और कोविंद जी 12 लोगों का लोकसभा में मनोनीत कर दिए हैं और 2 लोगों का राज्यसभा में मनोनीत कर दिए, सॉरी क्या बोलना है, 12 लोगों का राज्यसभा में और 2 लोगों का लोकसभा में निर्वाचित कर दिए। अब अगर कर दिए तो क्या होगा, जब वोटिंग सिस्टम होगा, अगली बार चुनाव होगा, तो ये लोग क्या करेंगे, किसको वोट देंगे, कोविंदों को देंगे। उन्हीं की वजह से तो ये लोग आए हैं, नहीं समझ पा रहे, उन्हीं को वोट दे कि हम तुम्हारी वजह से हम तुम्हीं को वोट देंगे, तुम्हें जिताएंगे। ये लोग का उन्हीं को सारे के सारे वोट दे देते। तो भैया जो अन्य प्रत्याशी खड़े हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, उनके साथ पक्षपात नहीं हो जाता कि नहीं, 14 वोट तो यहाँ एक्स्ट्रा हो गए उनके हैं। तो इसलिए इनको कहा जाता है कि तुम लोग जो निर्वाचित, जो तुम लोग जो मनोनीत सदस्य हो, मनोनीत जिनको राष्ट्रपति ने बुला लिया, वाह तुम लोग यहाँ पर बैठवा कर, तो इन लोगों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में, चुनाव पद्धति में भाग नहीं लेने दिया जाता है। ये लोग चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक समझ पाए। तो कौन लेंगे भाग फिर, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक 543 लोग ये चुनाव में भाग लेंगे। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तो लोकसभा राज्यसभा तो हो गया, ठीक। अब इसके बाद चलेंगे अपने राज्य में। तो राज्य में भी हमने आपको पढ़ाया था, राज्य में क्या होता है, विधानमंडल। अब विधानमंडल के 2 भाग होते हैं, एक होता है विधान सभा, एक होता है विधान परिषद, बताया था कि नहीं, ठीक। अब विधानसभा और विधान परिषद, इनमें टोटल मिला करके इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले जो हमारे देश में टोटल जो राज्य हैं, उन राज्यों में सभी राज्यों के पास विधान परिषद है नहीं, ठीक। पहले 6-7 राज्यों के पास विधान परिषद थी, जिसमें अगर जम्मू कश्मीर चला गया तो अब लगभग 6 राज्यों के पास विधान परिषद है। एक राज्य और मांग कर रहा है, अभी उसको अनुमति नहीं मिली है। तो टोटल राज्य हमारे पास 28 है और मैं 6 लोगों के पास विधान परिषद है। तो जिनके पास विधान परिषद नहीं है वो पिछड़े जी हैं। तो क्या किया गया, कहा गया कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं, इनको राष्ट्रपति के निर्वाचन के चुनाव में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। क्यों नहीं, क्योंकि सब राज्यों के पास विधान परिषद नहीं है। जिस दिन सब राज्यों के पास विधान परिषद हो जाएगी, उस दिन विधान परिषद के सदस्यों को भी हम राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दे देंगे, ठीक समझ पाए। तो इसलिए भैया इनको चुनाव में अधिकार नहीं दिया जाता है, जबकि विधानसभा के जो जितने सदस्य हैं उनको लेने दिया जाता है। तो विधानसभा के सदस्य, लेकिन कौन वाले सदस्य, ये विधानसभा में भी कुछ मनोनीत होते हैं। अब विधानसभा में जो सदस्य होंगे उनको मनोनीत कौन करेगा, उनको राज्यपाल करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो मनोनीत सदस्य हैं उनको यहाँ पे विधानसभा मनोनीत सदस्य उनको राज्यपाल कर देंगे। तो वो लोग भी यहाँ पे विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वही केवल भाग ले सकते हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं। सभी राज्यों से, अपने उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, सबसे ज़्यादा सीटें यहीं पे हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बिहार की विधानसभा, सभी जगह की विधानसभाएं अपनी अपनी अलग अलग हैं। तो सभी विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो लोग भी इस राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, ठीक। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे देखते हैं। पहला, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, सब सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य। सब सदस्य का मतलब फिर वो वाले आ जाएंगे मनोनीत वाले, तो मनोनीत वाले भाग नहीं लेंगे। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जबकि दिल्ली और पांडुचेरी ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें भी विधानसभा है। देखो दिल्ली और पांडुचेरी, जो दिल्ली का तुम लोग पढ़े, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है कि नहीं। और दिल्ली जो तुम्हारा राज्य है वो कैसा है, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहाँ फिर भी मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ऐसा क्या है, तो इसे तुम्हारा दिल्ली हो गया, ठीक है। उसके अलावा पांडुचेरी हो गया। तो ये क्या है, ये ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। बात समझ पा रहे हो नहीं। अब जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो दिल्ली, जितने केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, इनका कंट्रोल कौन रखता है, केंद्र यानी संसद भवन, है ना। अब केंद्र अगर रखेगी, डायरेक्ट केंद्र इन पे नज़र रखेगी, तो इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अब मान लो रोज़ आज दिन झगड़ा कर रहे हैं और लेके तुरंत पहुँच गए संसद भवन में, तो बार बार संसद में पहुँच जाएंगे, डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा वो लोग। तो उन्होंने कहा कि ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसा करते हैं, इनके लिए अलग विधानसभा बना देते हैं, ताकि विधानसभा बना दें। अब मुख्यमंत्री का चुनाव हो तो लड़ाई झगड़े वाले जो काम है वो मुख्यमंत्री अपना निपटाए, ठीक है। जबकि पुलिस वाला जो काम है वो नहीं इनको दिया जाता है। जैसे अरविंद केजरीवाल है, वहाँ का दंगा उंगा हो गया तो पुलिस वाला काम का नियंत्रण जो है उनके अरविंद केजरीवाल के उस पर नहीं है, वो केवल केंद्र करेगी, ठीक है। जबकि अन्य काम लड़ाई झगड़ा जो नॉर्मली होते हैं, ठीक है, वो कौन निपटाएगा, विधानसभा के जो तुम्हारे वो होंगे मुख्यमंत्री, वो, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो इसलिए ये दिल्ली और पांडुचेरी जो है, इन राज्यों, इन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा का गठन किया गया ताकि केंद्र पर जो इनका भार है वो कम हो जाए, ठीक। अब इनका अगर विधानसभा का गठन किया गया तो दिल्ली और पांडुचेरी में विधानसभा होगी तो उनके भी तो सदस्य होंगे, उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं तो वो भी तो भाग लेंगे कि नहीं लेंगे, तो वो भी लेंगे। कौनो भी विधानसभा हो, चाहे वो राज्य कोई भी हो, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा हो,
तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वो भी भाग लेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अब यहाँ से आपको समझ में इतना आया होगा कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन ले सकता है, यानी राष्ट्रपति को कौन चुनेगा। हम लोग डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, हमारे द्वारा जो चुने गए सांसद विधायक हैं वो जाके हमारे लिए राष्ट्रपति को चुनते हैं। ऐसे तो कभी नहीं होता कि चलो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, चलो वोट देते चल के। हम लोग नहीं देंगे, हमारे द्वारा जो विधायक और सांसद हैं जो चुने गए हैं वो जाके राष्ट्रपति को चुनेंगे। ठीक। तो आपसे पूछ लेगा कि बताइए राष्ट्रपति को जो चुनने वाला मंडल है उसे क्या कहते हैं? निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य होते हैं तो आपको समझ में आ जाना ये होता है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पांचवी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। समझ पाए कौन कौन भाग लेते हैं? तो समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद चलेंगे, और ये भी हमने आपको बता दिया कि ये जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या हो? डायरेक्ट दे दो वो प्रत्यक्ष। और इनडायरेक्ट क्या होता है? हम उनका दे दें और तुम उनका दे दो, तो हम दी नहीं उनका तब तो तुम्हें दी नहीं, तो वो अप्रत्यक्ष होगा। समझ पा रहे हो? कौन झगड़ा होगा, मान लो तुम्हारा दोस्त है उससे झगड़ा हो गया, अब तुम बोल नहीं रहे हो, हाँ तुम्हें कुछ उसको देना है, तुम डायरेक्ट नहीं दो क्योंकि तुमसे बोलियो ना है, तुम अपने दूसरे दोस्त को लो तुम्हें दे रहे हो, तुम दे दो है, तो ये अप्रत्यक्ष हो गया। डायरेक्ट दे रहे हो तो प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष पद्धति से भी इनका चुनाव होता है। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद आगे चलेंगे 55 में वैसे आप याद रखो कोटा। इसमें दो चीज़ें हैं, निर्वाचन की रीति और कोटा। ठीक है, निर्वाचन की रीति मतलब अब चुनाव जो होगा वो होगा कौनी पद्धति से। ठीक, समझ पा रहे हैं? तो राष्ट्रपति का 55 में क्या है? कोटा। 54 में निर्वाचन, 55 में कोटा या निर्वाचन की रीति। तो कैसे होगा इसको देखिए। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसकी पद्धति को हम क्या कहते हैं? पहले याद रखो, इस पद्धति का नाम है समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और दूसरी इसी पद्धति का ही नाम है, इसी को ही कहेंगे एकल हस्तांतरणी मत पद्धति। एकल हस्तांतरणी मत पद्धति। अब इसको समझते हैं, ये मतलब क्या है इसका। तो पहले हम ऊपर वाले का समझेंगे। ठीक है, कि भाई अब चुनाव होगा तो होगा कैसे। अब मान लो, देखो समझते हैं। मान लेते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव है, उसमें 3 व्यक्ति खड़े हैं, A, B, C, 3 लोग खड़े हैं। इनमें से क्या है? वोटिंग कराना है, तो वोटिंग करेंगे, ये लोग करेंगे भाई। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं, देखो हम लोग वोटिंग करते हैं, कैसे करते हैं? अजय वोटिंग देने गए, चुनाव मान लो है, और उसके बाद आप लोग गए हो तो कैसे चुनाव होता है? जो बैलेट पेपर है, या फिर अब तो बैलेट पेपर नहीं होता है, मशीन होती है, EVM मशीन के द्वारा, उसमें बटन दबाना होता है। तो वहाँ जाओगे, देखो अच्छा कितने लोग खड़े हैं, देखिए बटन में देखा हाथी वाली अलग, कमल वाली अलग, कांग्रेस वाली अलग। तो क्या करो? एक बटन को दबा के आ जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि एक को दबाई फिर दूसरे को दबाई, तीसरी चौथी सबका दे दो वोट, ऐसा तो है नहीं। लेकिन एमा का करना होती है, राष्ट्रपति के चुनाव में सबका वोट देना होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो हमारी जो पद्धति है ये वाली डायरेक्ट वाली, तो इसमें क्या करते हैं? एक बटन दबा के आ जाओ, एक का वोट दे के आ जाओ। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में क्या? सबको वोट दे के आओ है। लेकिन वोट जो देना होगा वो ऐसा नहीं कि सबको दे, उसमें प्राथमिकता देनी होती है कि तुम क्या खा जिताना चाहते हो। नंबर A, B, C 3 लोग खड़े हैं, नंबर 1 पर किसको लाना चाहते हो? तो तुम कहोगे 1 पर हम A को लाना चाहते हैं। तुम कह दो अगर A ना जीते तब फिर नंबर किसको जिताना चाहते हो? B और C में। तो तुम बताओगे हम C को जिताना चाहते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी वोट सबको देना होगा, लेकिन वरीयता के आधार पर। यानी तुम अगर चाहते हो कि हम ये ना जीते तो ये जीते, नहीं। जब बचपन में खेल खेलते हैं तो उसमें क्या कहते हैं? देखो हमारी टीम में या तो ये रही है, तो कहते ना ये हमारे दूसरा वाला कहिए ना ये हमारी टीम में हुई है। अच्छा अगर ये नहीं रही है तो हमारी ये दोस्त ये इनका रख दो, अगर ये नहीं रही है तो ये रही। ऐसे वाला सिस्टम है हमारा। ठीक है, समझ पा रहे हो नहीं? तो कैसे? समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, मतलब इनमें समान वोट आपको देना है अनुपात के रूप में, लेकिन वरीयता के रूप में आपको चुनना है। ठीक, तो मान लो अगर दिया गया, मान लो एक कोनो व्यक्ति है, उससे कहा जाओ वोट दे के आओ। ठीक, A, B, C 3 लोग खड़े हैं, तो वो जाएगा, देखा अच्छा वोट देना है, पहला किसको देना चाहता? तो मान लो पहला व्यक्ति गया तो कहता पहला हम 1 नंबर इनको देंगे, 2 नंबर इनको देंगे, 3 नंबर इनको देंगे। ठीक, दूसरा गया, तुम किसको जिताना चाहते हो? तो वो गया, कहता अच्छा इनको वोट देना है, तो पहला अपने वोट सबको देगा, सबको देना पड़ेगा है। तो 1 नंबर इनको देंगे, 2 नंबर इनको देंगे, 3 नंबर इनको देंगे। तीसरा फिर गया, अब तुम किसको देना चाहते हो? कहते 1 नंबर इसको देंगे, 2 नंबर इसको देंगे, 3 नंबर इनको देंगे। ठीक, समझ पा रहे हो नहीं? फिर एक हो गया चौथा, तो तुम किसको देना चाहते हो? तो हम देंगे 1 नंबर इसको, ठीक, और 2 नंबर इसको और 3 नंबर इसको। ऐसे हुई लो। अब क्या तब जीतिए कौन? तो अब देखो काउंट करो जी ये। अब सबसे पहले देखो जाए प्रथम चरण की मतगणना, क्या कहते हैं उसे? जब पहली बार काउंट किया जाएगा तो उसे कहते हैं प्रथम चरण की मतगणना। तो प्रथम चरण में देखो कौन जीतो देखा जाए तो सबसे पहले ये गिना जाता है 1 नंबर का वोट किसको सबसे ज़्यादा मिला है। तो 1 नंबर का देखो 1 2 इसको मिले हैं, इसको कितने 1 नंबर का 2 मिले हैं, इको कितना मिले हैं 0 मिलो नहीं है। अब लो, अब अगर यहाँ पे ऐसा हो जाता कि इसमें से 1 नंबर का जो वोट है इसको 3 मिल जाता, हाँ इसको 2 इसको 0, तो ये जीत जाता।
लेकिन हुआ का सिस्टम गलत हो गया, बराबर बराबर पर काटा आ गया। तो ये प्रथम चरण की मतगणना है, प्रथम चरण की मतगणना। तो प्रथम चरण की मतगणना में कौनो जीता का नहीं जीता, लेकिन इन तीनों में जीता तो कौनो नहीं। लेकिन एक बात क्लियर होगा कि ये कोनो काम करें, इनका निकाल के फेंक दो बाहर। नहीं समझ पा रहे हो? क्या कह रहे हो कि तुम हार ही चुके हो भैया, तुम हटो अब तुम्हारी बारी नहीं आएगी, अब इन दोनों में फैसला होगा। तो इनको तो हटा दिया गया प्रथम चरण की मतगणना में। और जब इसे हटाया गया तो ये अपन वोट लेके बाहर निकाल देंगे, हटो हैं। हटाने के बाद अब क्या करेंगे, अब फिर काउंटिंग करेंगे। अब कहेंगे चलो अब इन लोगों में गिनो दूसरे नंबर पर कौन आया है, दूसरे नंबर पर कौन ज़्यादा दूसरा नंबर लाया है। ठीक, तो देखो गिनोगे, अगर इसके दो कितने हैं, देखो 2 नंबर, एक है। इसके 2 नंबर कितने हैं, 1 2 भैया दूसरे नंबर पर जो चॉइस है सबसे ज़्यादा किसकी है, इसकी। जीत कौन जाएगा, बी वाला। कौन जीत जाएगा, बी वाला। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर? तो ये द्वितीय चरण में जीता, समझ रहे हो कि नहीं? और वैसे अगर इसमें भी ना जीतते तो फिर तृतीय चरण हो जाता। उसमें ना जीतते तो क्या चौथा चरण संभव था, बताओ? चौथा चरण हो सकता था क्या? तो चौथा चरण नहीं होता। जितने लोग होते हैं उतने चरण होते हैं। वोट में जितने लोग खड़े होंगे उतने चरण होंगे। तो 3 लोग हैं तो 3 चरण होंगे। अगर इस दूसरे में नहीं जाए तो तीसरा चरण हो जाता। तो आपसे पूछता है एक प्रश्न कि बताइए भारत का ऐसा कौन राष्ट्रपति है जो कि प्रथम चरण में नहीं जीता था, वो द्वितीय चरण की मतगणना में जीता था, हैं? तो ये आपको प्रश्न बहुत बार पूछता है। तो वी वी गिरी आपको नाम याद रखना। वी गिरी जो थे वो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे, वी गिरी, जो कि द्वितीय चरण की मतगणना में जीते थे। पहली चरण की मतगणना में वो नहीं जीत पाए थे। ठीक है, दोबारा फिर से चुनाव कराया गया था इसे। ठीक, अब तो ये तुम्हारा समझ में आ गया, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी सबका वोट दे क्या बराबर बराबर कि ना सबका दे, लेकिन तुम्हें कैसे देना है, वरीयता के आधार पर देना है, हैं? अब देखो या ये लिखा है सभी को वोट देना वरीयता से। ठीक है, समझ पाए? अब एक बात फिर देखो, एकल हस्तांतरी मत पद्धति। अब इसका मतलब क्या हुआ? हमने आपको इधर बताया कि भाई ये लोग वोट से जीत रहे थे, ठीक, लेकिन तीसरा वाला इसका काम तो पहले चरण में खत्म हो गया। और जब ये हार गया तो वोट तो मिला था इसको भी, तो इससे क्या कहा जाएगा, भैया तुम हार गए तो तुम्हारा कोनो काम नहीं, तुम्हारा जो वोट मिले वो दो, अब इन लोगों का दे दो, ताकि ये लोग जीते तो बढ़िया वोटन से जीते। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो एक वोट जो है छिना ली जाते हैं, अल्लाह दे बेटा, अब इनमें बांट दी जा रहा है। और जब बराबर बांट दिया गया तो इन लोगों के वोट बढ़ जाएंगे, अब तो भी जीतेंगे तो ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। समझ पा रहे हो? जो जीतेगा तो इनका वोट छिना लिया था, इसीलिए इसका नाम है एकल हस्तांतरी। एकल का मतलब एक से, हस्तांतरी का मतलब सौंपना है, छिना लिया जाता है मत पद्धति। समझ पा रहे हो नहीं? एकल व्यक्ति जो है उसको हटा दिया गया है, हस्तांतरी का मतलब वो सौंप देगा, लो वोट अपन कि भैया हम कोनो काम के ना ले लो हमारा सब वोट, तो ये सब वोट इन लोगों को दे देगा। अब बस जो लोग जीतेंगे, तो इसीलिए इस पद्धति को क्या कहते हैं, एकल हस्तांतरी मत पद्धति। समझ पाए? क्लियर? तो राष्ट्रपति का चुनाव 2 पद्धतियों के द्वारा होता है, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल हस्तांतरी मत पद्धति। क्लियर? समझ पाए? यहाँ तक समझ पाए? तो अब यहाँ तक हम निर्वाचन की रीति में ये समझ चुके हैं कि भाई इसमें हमने आपको बता दिया कौन कौन भाग ले सकते हैं निर्वाचन में, है ना? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेगा ये भी बता दिया है। उसके अलावा कौन सी पद्धति से चुनाव होता है ये भी बता दिया। ठीक है, तो 2 पद्धति होती है। अब इसके बाद एक चीज़ समझो, देखो, अब मान लो सांसद और विधायक भाग लेने जाते हैं। आप लोगों को हमने बताया सांसद विधायक ही तो भाग लेंगे, विधानसभा के सदस्य विधायक और संसद भवन के सदस्य सांसद, है ना? तो यही लोग भाग लेंगे। तो देखो अच्छा एक चीज़ हो, देखो अंग्रेजी में इनको बोलते हैं, सांसद भवन के सदस्य जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP है। और जो तुम्हारे वहाँ विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको बोलते हैं MLA, बोलते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, MLA किसको बोलते हैं, जो तुम्हारा विधानमंडल है ना उसके सदस्य, यानी विधानसभा के सदस्य। ठीक है, उनको MLA बोलते हैं। ये ना भूल जाओ कि कोई MLA के दो MLA, तो MLA का मतलब नहीं जान रहे हो। हाँ नहीं, राज्यसभा विधानसभा के जो सदस्य जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, MLA। ठीक है, और जबकि तुम्हारा जो ये जो विधानसभा के सदस्य वो MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जबकि तुम्हारा MP जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी सांसद भवन के सदस्य जो है वो MP होंगे। ठीक है, सांसद जो है ये समझ लो, सांसद को MP और MLA जो है वो कौन है भैया, विधायक। बस इतना समझ लो। ठीक है? देखो इधर आगे, अब यहाँ पे देखेंगे निर्वाचन विधायक। अब यहाँ पे समझिए, देखो यहाँ पे हम देखेंगे एक MP और एक MLA। MP का मतलब संसद भवन के सदस्य या सांसद, और ये MLA का मतलब विधायक, ये समझ लो। ठीक है,
तो अब अगर देखा जाए टोटल, तो टोटल अगर हम देखें तो सांसद कितने हैं, अगर देखा जाए यहाँ से इनको जोड़ा जाए तो 2 3 3, तो 3 3 6 और 7 और कितना 5 2 7, 776। तो टोटल एमपी कितने हैं 776, ठीक। और उधर देखो विधायक, विधानसभा के जो कुल विधायक हैं वे 4120। अब अगर यहाँ से ध्यान से देखा जाए तो भैया इनका जो वोट वैल्यू है वो कम है और इनका ज़्यादा है, यानी इनकी वैल्यू कम है, इनकी वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा संख्या में तो ज़्यादा वैल्यू। नहीं समझ पाए? तो होता क्या है कि ऐसा किया जाता है कि जब भी राष्ट्रपति का चुनाव हो तो इनको बराबर कर दिया जाए, मतलब इनकी वोट वैल्यू जो है बराबर कर दिया जाए। क्लियर? वोट वैल्यू बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए 2 फार्मूले बनाए गए हैं, ठीक है। ये फार्मूले जैसे तुम्हारे उसमें पढ़ते हो मैथ में, उसी तरीके से ये भी फार्मूले हैं। इनकी वोट वैल्यू को बराबर करने के लिए, यानी ये वाले एमएलए और ये वाले सांसद, इनकी वोट की वैल्यू बराबर हो जाए, इसके लिए हम 2 फार्मूले यहाँ पे देखेंगे। तो पहला फार्मूला है, आपको याद रखना है, क्या लिखा हुआ है, एक विधायक का वोट वैल्यू। एक विधायक का वोट वैल्यू मतलब एक विधायक जो है कितनी जनता पर जा रहा हो, नहीं समझ पाए? जैसे यूपी की जनसंख्या है, तो यूपी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, 25 करोड़ के करीब वो गीबे वाली का है। तो यूपी की जनसंख्या में अगर एक कोनो विधायक जा रहा है तो एक विधायक जो है कितनी जनसंख्या पर वो अकेले जा करके वोट देगा। मतलब ये होगा कि जैसे हमने आपको बताया है कि मान लो 25 करोड़ जनसंख्या है, तो 25 करोड़ जनसंख्या में यूपी में विधायक काफ़ी हैं, तो वो विधायक, एक विधायक अगर वोट देगा जा करके राष्ट्रपति के चुनाव में, तो कितनी जनसंख्या का उत्तरदायित्व वो अपने ऊपर लेकर जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं? ये वो कहलाएगा उसका वोट वैल्यू, कि उसकी वोट की वैल्यू कितनी है। समझ पा रहे हो नहीं? तो इसको कैसे निकाला जाता है, तो याद रखना है, एक विधायक का वोट वैल्यू बराबर उस राज्य की कुल जनसंख्या ऊपर रखना है बटे विधानसभा के कुल सदस्य निर्वाचित वाले, विधानसभा के कुल सदस्य निर्वाचित वाले, और गुणा तुम्हें 1000 से कर देना है। तो देखो कैसे इसको मिटाते हैं एक बार। जैसे मान लेते हैं कोनो जो राज्य है उसकी जनसंख्या है, ठीक, इतनी है, बहुत ही गई, 10 करोड़ ही गई, हाँ, ये कुल जनसंख्या किसी राज्य की। उसमें जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो मान लेते हैं जो विधानसभा है उसमें जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो कितने हैं, 250। ठीक, बात में समझना, हमने क्या बताया, हम एक विधायक का वोट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो एक विधायक का वोट वैल्यू निकालने के लिए उस राज्य की कुल जनसंख्या, तो मान लेते हैं अपने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी है, 10 करोड़, इतनी है, नहीं ज़्यादा है, लेकिन हम मान लेते हैं समझाने के लिए। ठीक, और जो है टोटल जो उस उत्तर प्रदेश का विधानसभा है, अरे भैया जहाँ से योगी जी काम करते हैं सब, उसी को विधानसभा कहेंगे। तो विधानसभा जो है उसमें मान लेते हैं 250, कौन है विधायक, कौन वाले, निर्वाचित वाले, जो मनोनीत है उनको नहीं जोड़ रहा, निर्वाचित वालों को लेना है। तो 250 विधायक हैं। तो अब तुम्हें उसकी एक वोट वैल्यू चाहिए, तो वोट वैल्यू के लिए क्या कर दो, इसमें 1000 का गुणा कर दो, कर दिया गुणा। ये इसलिए करते हैं ताकि संख्या छोटी हो जाए, तो कर देंगे 1000 का गुणा। तो 3 ये काटो, 1 ये काटो, और 25 चौके 100, तो कितना आएगा, 400 लगभग आ गया। कितना आएगा, 400। कहने का मतलब है एक विधायक का वोट वैल्यू 400 आई, मतलब एक विधायक जो है वो 400 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब अगर हम 400 लोगों ने मिलकर एक विधायक को जिताया, समझाने के लिए बता रहे हैं, ये जिताया, तो अब जब वो राष्ट्रपति में अपना वोट देगा, राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट देगा, तो हम 400 लोगों की तरफ से हाँ है, मतलब हम 400 लोग वोट दे रहे हैं, हाँ 400 लोगों का वोट दे रहा है। वोट वैल्यू का मतलब ये, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो वोट वैल्यू का मतलब तो समझ में आया कि नहीं। लेकिन अगर यहाँ देखो, अभी ऊपर हमने बताया था सांसद की संख्या कम होती है और विधायकों की संख्या ज़्यादा होती है, तो ऐसे देखा जाए तो विधायकों का वोट वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। तो इसी को बराबर करने के लिए और सांसद का भी एक सूत्र निकाला गया। ठीक, अब संसद का जो सूत्र निकाला गया, सांसद जो है, सांसद का मतलब MP, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इसको निकालने के लिए एक और सूत्र है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, कुल विधायकों का मत मूल्य, कुल विधायकों का मत मूल्य ऊपर रखना है, ठीक है, बटे नीचे क्या लिखना है, निर्वाचित सांसदों की संख्या, ऊपर क्या लिखना है, विधायकों का मत मूल्य जितना है, कुल विधायक जो तुम्हारे हैं उनका मत मूल्य रख देना है, वोट वैल्यू, मत मूल्य का मतलब वोट वैल्यू जो निकल के आई है, इसको क्या रख देना है, ऊपर रख देना है। तो कितनी यहाँ पे 400 निकल के आई है, और यहाँ पे हम निकाल के रख देंगे नीचे, और रख देंगे किसका, नीचे किसका वैल्यू रख देंगे, निर्वाचित सांसद, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं उनको मिला करके उनकी संख्या रख देंगे, और रख देंगे तो उनके भी अपना एक सांसद की वोट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार जब मान निकाला जाता है तो होता क्या है, विधायक की वोट वैल्यू और सांसद की वोट वैल्यू लगभग बराबर हो जाती है।
समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? विधायक की वोट वैल्यू सांसद की वोट वैल्यू कैसी हो जाती है? बराबर। कि कुल विधायकों का मत मूल्य है, ठीक, बट्टे क्या करना है तुम्हें, नीचे निर्वाचित सांसदों की संख्या यानी लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, दोनों की वैल्यू जब बराबर हो जाएगी तो लगभग पूछता है कि बताइए विधायक और सांसद की वोट वैल्यू लगभग कितनी होती है, तो 708। ठीक है, क्लियर? दोनों के बराबर वोट वैल्यू हो गई। अब दोनों बराबर हो गए कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, समझ पाए? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव भैया में कौन कौन भाग लेते हैं, आप जान चुके हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के आधार पर होता है, दोनों बता दिया। ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल हस्तांतरणी मत पद्धति। इसके अलावा संघ और राज्य के सदस्यों की वोट वैल्यू समान होती है। संघ या और राज्य मतलब विधायक और एमपी की वोट वैल्यू समान होती है। वोट वैल्यू समान करने के लिए दो फार्मूले बता दिया, एक विधायक की वोट वैल्यू बराबर तुरंत उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्य गुणा 1000 कर देना है, और बटे सांसद की वोट वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हाँ, कुल विधायकों की संख्या जो निर्वाचित होकर क्या है, बटे नीचे क्या रखना है, सांसदों की संख्या, सांसद जो निर्वाचित होकर क्या है, लोकसभा राज्यसभा, बस इसमें 1000 से भाग नहीं लगाना है। ठीक है, दोनों को फार्मूलों को याद रखना है। यहाँ तक समझ पाए? अब एक है बात और आपको देखो, एक और है कोटा। कोटा का मतलब क्या है कि कौनो जो राष्ट्रपति वही जीतेगा, राष्ट्रपति वही जीतेगा जो टोटल वोट में से 50 + 1% वोट लेकर के आए। मतलब ऐसे समझो, मान लो अगर 3 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, ए बी सी 3, अभी हमने बताया था ए बी सी 3 लोग खड़े हुए हैं, तो अगर टोटल वोट है, टोटल वोट में से लगभग 50 + 1% वोट लेकर के जो आएगा, यानी 51% वोट लेकर के जो आएगा वही जीतेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो यानी आपको कुल फिक्स कोटा जो होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, जबकि अन्य चुनावों में फिक्स कोटा नहीं होता है, उसमें क्या जो सबसे ज़्यादा लेके आ जाए, जैसे ए बी सी है, जो सबसे ज़्यादा लेके आ जाए वही जीतेगा। हम लोगों के चुनाव में ये तो होता है जो सबसे ज़्यादा वोट, चाहे एक वोट ज़्यादा लेके आए लेकिन जीत जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है कि तुम ज़्यादा लेके आए वो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा में 51% तुम्हें कम से कम वोट लाना है, तब आप जीत पाओगे। ठीक है, तो कुल कोटा क्या होता है, फिक्स कोटा कुल वैध मत बटे 2 + 1 ऐसे निकाला जाएगा। कुल वैध मत मान लेते हैं 100 है, 100% होता है, और 2 से भाग लगा दिया तो 50 आ गया, 50 में 1 जोड़ देंगे 51%। ठीक है, समझ पाए? तो ये तो समझ में आ गया कोटा। कोटा का मतलब लगभग 51% जो है वोट जीतने वाला व्यक्ति या राष्ट्रपति लाएगा, तभी वो राष्ट्रपति बन पाएगा। और नहीं 50% लाया तो फिर क्या करेंगे, फिर दोबारा चुनाव, वो वाला अभी बताया था ना, इसीलिए वो बताया था कि नहीं, लास्ट वाला जो हारता है वही वाला अपने वोट बांट देता है, ताकि उनमें 50-50% में हो जाए। नहीं समझ पा रहे हो? अरे भाई, जो हार जाते हैं ना वो सारे वोट उन्हीं को दे देते हैं, और नहीं तो अगर लेके चला जाएगा तो 100% कहाँ रह जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है? देखो हमने क्या बताया, ए बी सी में 100% वोट है, और इन्होंने बांट लिया अपने 100% वोट, तो सी मान लेते हैं 25% वोट सी लेके चला गया, तो अब लेके अगर चला गया तो हार जीत का फैसला इनमें होगा ना 75% में। लेकिन हमें चाहिए कितना, 51% है, तो 51% मान लेते हैं, अब 75% ये लेते हैं, 40% ये लाया, 45% ये लाया, 30% ये लाया, तो लाया तो ज़्यादा है, ये लाया तो ज़्यादा है, लेकिन जीता नहीं माना जाएगा। काहे के मारे? क्योंकि कुल वैध मत का लगभग 51% लाओ तब जीतोगे। तो 51% कैसे बनेगा, जब तक ये वोट इनको देगा नहीं तब तक कैसे बनेगा। इसीलिए ये अपना जो हार जाता है उससे कह दिया जाता कि भैया तुम अपन वोट यहीं छोड़े जाओ, इनका दे जाओ, है नहीं तो वो उन्हें बन पाइए तुम। तो उसको जो हारने वाला होता है उसको पहले भगा दिया जाता है, उससे वोट छीन लिया जाता है और दूसरे दे दिया जाता है। ठीक है, समझ? हाँ, दोनों में बांट दिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर? समझ पाए? हाँ ठीक, तो यहाँ तक हमने देख लिया। पहला 52 में पद है, 53 में कार और शक्तियाँ हैं, 54 में निर्वाचन है। निर्वाचन कैसे होता है हमने आपको बता दिया। 54 के बाद 55 में निर्वाचन की रीति और कोटा एक साथ आ जाएंगे। 54 के बाद 55 हो गया। अब इसके बाद 56, 57, 58, 59, 60, 61 ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ ही साथ उस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि इनको याद करने का ट्रिक कौन सा है। तो एक ट्रिक भी बता देंगे, वैसे जनरली आप याद ऐसे भी कर लोगे, लेकिन ट्रिक भी एक बता देंगे। ठीक है, तो उसको